हेलो बच्चों, डीएनए ब्लॉक का फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा। नाउ हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक कवर किया था, फिज़िकल प्रॉपर्टी बची थी। हम अब फिज़िकल प्रॉपर्टी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 8.3 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारा थियरी है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो ये सारे के सारे मेटल होता है। अब एक एक्सेप्शन है Hg का, दैट इज़ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड होता है लेकिन मेटल ही होता है, ठीक है। अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या है वो पहले से आपको थोड़ी पता है, मतलब लगभग सभी पता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मालिएबिलिटी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। फिर हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। एंड मेटेलिक लस्टर होता है उसमें, ठीक है, विथ एक्सेप्शन ऑफ जिंक, थोड़ा एक्सेप्शन है। फिर कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज आर एक्सेप्शन। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऐसे लिखा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एक बार याद रखना है, ठीक है। HCP, BCC ये सारा आपको पता है। तो ये क्या होता है, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक लाइक दिस। तो ये सारे के मीनिंग यहाँ पे दे दिए, BCC, HCP, CCP। और एक्स इज़ व्हाट, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर। तो टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर मतलब Hg का है तो X है, कैडमियम का है तो X है, यहाँ पे जिंक का है तो X है, यहाँ पे HCP दिया है, मतलब वो अगर हमने एक टेम्परेचर पे, मतलब वेरिएशन टेम्परेचर पे अपन ने उसका स्ट्रक्चर देखा तो वो HCP आता है। कैडमियम का भी HCP आता है। Hg का मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है, देखो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब 10⁻³ केल्विन मतलब क्या, तो 1000 केल्विन को वो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लगभग बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है। ट्रांजिशन मेटल विथ एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, फिर से एक्सेप्शन, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या, दे कांट बी इजीली कन्वर्टेड टू वेपर। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ठीक है। ये जो फिगर नंबर 8.1 है वो उनका टिपिकल जो वेरिएशन है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सीरीज़ है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ये जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। फिर ये जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, लगभग उनके सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिप्रेशन आता है, किस में डिप्रेशन आएगा, तो पहले बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। टिटेनियम जैसे स्कैंडियम से चालू गया, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम बढ़ा। फिर मैग्नीज को एक लोअर एंड आया, मतलब मिनिमा आया। फिर उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन याद रखना है थोड़ा, किसका ज़्यादा किसका कम, थोड़ा सा पढ़ना होता है ये, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग टू 3D, 4D एंड 5D। अब ये जो है वो आपको पता है, ये 3D होता है, ये 4D होता है और ये क्या होता है, 5D होता है, ठीक है। तो 3D, 4D और 5D सीरीज़। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल, जो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n-1d में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ns में भी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सपोज आप क्रोमियम का एग्जांपल देखें, क्रोमियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो उसमें क्या होता है, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लगभग उसमें कितने 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मेटल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्रोमियम पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पिक दिख रहा है। क्रोमियम इज़ व्हाट, शोइंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग व्हाट, थर्ड 3D ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जिसको हम 3D सीरीज़ भी बोलते हैं।
अब एनी रो ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट ऑफ एनोमलस वैल्यूज ऑफ मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियम एंड फॉल रेगुलरली एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियम का एक्सेप्शनल है, तो एनोमेलस वैल्यूज़ जो है वो भी याद रखने की। मैग्नीशियम की लगभग उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते भी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, तो उसका रीज़न कुछ और होगा, वो रीज़न हम जल्द ही देखेंगे। दैट विल बी एट्रीब्यूटेड टू दिस एंथैल्पी और समथिंग क्रिस्टल एंथैल्पी वैल्यूज़, ठीक है। अब दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या चीज़ होती है, तो एलिमेंट ले लो, सपोज आपने क्रोमियम लिया, तो क्रोमियम मेटल से क्रोमियम का एक एटम फॉर्म करना है, मतलब क्रोमियम मेटल को क्या करना है, हीट करना है सपोज, और क्रोमियम का एक सिंगल एटम हमें चाहिए, ये एटम चाहिए, तो उसमें जो एनर्जी चेंज का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन, इसको सिंपल याद रखना कि एटम का फॉर्मेशन, तो एटम का फॉर्मेशन जब भी होगा तो उसमें एनर्जी जो भी इन्वॉल्व होगी उसको हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। द मैक्सिमा अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर d ऑर्बिटल इज particularly फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था पहले ही लाइव लेक्चर में भी बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने क्या होंगे, तो उतना मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन ये भी क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज़ द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है इस चीज़ के लिए, तो वो भी याद रखना कि मैग्नीशियम, फिर उसके बाद टेक्नीशियम, ये एक्सेप्शन है। इन जनरल द ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, स्ट्रॉन्गर इज़ द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। तो जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग आएगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग आएगा तो उतना एटम एक दूसरे के साथ कस के पकड़े रहेंगे, उतना ही क्या होगा, तो उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब उतने एटम सेपरेट करने में क्या होगा, हमें दिक्कत होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग व्हाट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो सपोज आपने कोई ओन मेटल सॉल्ट लिया, जैसे कि CuSO4 है सपोज, इसमें CuSO4, और उसमें ही Cu का रॉड डिप कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो Cu यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आएगा एज Cu2+, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, तो बीच का जो Cu2+ है सॉल्यूशन का, CuSO4 है ना, तो Cu2+ और SO4 2- है, वो डिपॉजिट हो सकता है रॉड पे। तो ये इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन जो होता है वो पोटेंशियल को राइज करता है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो, दैट इज़ व्हाट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, तो मेटल्स आर वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जितना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हुआ उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। टेन टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन, मतलब क्या, तो वो रिएक्शन ज़्यादा नहीं देंगे, मतलब क्या, तो वो एटम फॉर्म करने में दिक्कत दिखा रहे, तो उसका जो नेचर होगा वो थोड़ा स्लगिश होगा, नोबल होगा, ठीक है। आफ्टर जनरलाइजेशन that may be drawn from figure 8.2 that metal of second and third transition series have greater enthalpies of atomization। second and third transition series में enthalpy of atomization ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये फिगर दिया है उन्होंने, ठीक है, 8.3.2, ये किसका है वो देखते हैं। पहले तो ये कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज़ ने हमेशा नीचे होगा, बाकी सेकेंड सीरीज़ उसके ऊपर, थर्ड सीरीज़ उसके ऊपर। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग द ऑकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ हेवी ट्रांजिशन मेटल। हेवी ट्रांजिशन मेटल कौन से होंगे, तो पीरियोडिक टेबल देखा होगा आपने, ये पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक है सपोज, तो डी ब्लॉक के सबसे नीचे जो मेटल मिलेंगे आपको, सबसे नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेवी मेटल। हेवी क्यों बोलेंगे बताओ, तो हेवी इसलिए बोलेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा, और मास नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड इन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया है, देखो शुरुआत को क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होता है। ये अब ये जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है,
ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है और ये फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है। अब नहीं सॉरी, ये थर्ड 3D सीरीज़ है, सॉरी थर्ड सीरीज़ और फोर्थ सीरीज़ में कंफ्यूज ना होना। ये स्कैंडियम टिटेनियम वाला सीरीज़ है, तो स्कैंडियम टिटेनियम में क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फिर ये क्या होगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और ये क्या होगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अब यहाँ पे इजीली समझ रहा है कि ये एटोमाइजेशन की एंथैल्पी है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हमेशा कम होती है, देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड देन व्हाट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये जो टेबल है वो भी याद रखना है, मतलब सीधा सा ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8.3.2 में वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल में एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस कैसे वेरी करते हैं ये इस पैरा में दिया है। इन जनरल आयंस ऑफ सेम चार्ज अगर रहा सब में, मतलब क्या स्कैंडियम का 2+ कंसीडर किया तो क्रोमियम का भी 2+, मैग्नीज का भी 2+, ऐसे मतलब सेम चार्ज के एटम अगर कंसीडर किए तो शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो डिक्रीज होता है, किस में डिक्रीज होता है, तो साइज़ में डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा इंक्रीज। अब यहाँ पे भी थोड़े एक्सेप्शन आएंगे, वो एक्सेप्शन से ही केमिस्ट्री चलता है, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। अब दिस इज़ बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल में जब एंटर होगा, ठीक है, देखो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तब क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ता है, तो जिस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, अब डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन के साथ जो ऐड होने वाला है, देखो ना जैसे कि 23 एटॉमिक नंबर है तो उसमें कितने प्रोटॉन हुए, 23 प्रोटॉन और 23 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके बाद का एलिमेंट अगर 24 प्रोटॉन वाला है तो प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होगा, न्यूक्लियस में, वो तो कॉन्सेंट्रेट होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है, पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो it may be recalled that shielding effect of d electron is not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases. मतलब क्या, तो सिंपल बात है कि d ऑर्बिटल अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज शील्ड नहीं करता, स्क्रीन नहीं करता, तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाके पहुंचेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाके पहुंचेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, तो एटॉमिक और नहीं तो आयोनिक रेडियस दोनों क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन एटॉमिक रेडिया ऑफ अ गिवन सीरीज। तो एटॉमिक रेडिया का पूरा जो ट्रेंड है वो इसी पे डिपेंड होता है कि न्यूक्लियस तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ऐड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ऐड होता है। जैसे कि आपको अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पता है तो प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होगा, न्यूक्लियस में ऐड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो एफ ऑर्बिटल में ऐड होगा। एफ ऑर्बिटल में ऐड होने से क्या होता है, वो पुअर स्क्रीनर होता है। However, the variation in within the series is quite small. तो ये जो वेरिएशन होता है वो ये भी कह रहा है कि ये थोड़ा सा कम ही होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है एटॉमिक और आयनिक साइजेस में, लेकिन जो भी वेरिएशन होता है उसको हमें लर्न कर लेना है, उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइजेस ऑफ वन ट्रांजिशन सीरीज आर कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर सीरीज। मतलब 3D सीरीज को अगर 4D सीरीज से कंपेयर करेंगे, 5D सीरीज से कंपेयर करेंगे, तो जो कर्व आएंगे एटॉमिक और आयनिक साइजेस में, तो इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट 3D टू सेकेंड 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट, बट रेडिया ऑफ थर्ड transition series, that is what 5D series, is virtually the same as those corresponding to the member of second series. मतलब क्या, तो यहाँ पे 3D सीरीज और 4D सीरीज में डिफरेंस है, लेकिन 5D सीरीज का लगभग क्या है, द सेम है एज व्हाट सेकेंड सीरीज। सेकेंड सीरीज मतलब क्या, 4D सीरीज। अब यहाँ पर आपको पहले से फिर से बता दूँ, फर्स्ट सीरीज मतलब क्या, 3D वाली, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, 4D वाली, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, 5D वाली। ये भी याद रखना है अच्छे से। अब दिस phenomenon is associated with the intervention of what, 4f orbital which must be filled before what 5D series of the element begin. तो 5D सीरीज बिगिन होने से पहले क्या होता है, तो 4f ऑर्बिटल भर जाती है। मतलब क्या, यहाँ पे f ऑर्बिटल नहीं है, 3D में नो f ऑर्बिटल, नो f, यहाँ पे भी नो f, यहाँ पे क्या f होता है। मतलब क्या, तो 4D और 5D में, 4D और 5D में, ये 5D है, तो 4D और 5D में यहाँ पे लिखा है 5D,
तो 4D और 5D के लगभग सेम क्यों होते हैं? तो F में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ज़्यादा मतलब कितने जाएंगे? तो F में 7 बॉक्सेस होता है तो 14 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज कॉल्ड व्हाट? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो पहले भी यहाँ पे भी है और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी बताऊंगा कि कैसे होता है। विथ इसेंशियली कंपेंसेट्स द फॉर द एक्सपेक्टेड मतलब क्या? जो भी एक्सपेक्टेड था वो कंपेंसेट करता है। यहाँ पे दिया है देखो, अब मैंने बताया था कि यहाँ से ये जो देखो, ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या होता है? कम 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 लाइक दिस, और थोड़ा पीछे जाते जाते क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये भी याद रखना है ट्रेंड कैसे है, ठीक है। उसके बाद देखो लगभग आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा था। ये जो 4D सीरीज़ है, ये 4D है, ये 3D है, ये 5D है। तो लगभग 4D और 5D सीरीज़ का क्या होता है? लगभग एटॉमिक और आयनिक साइज़ देखो सेम ही होता है। अगर एटॉमिक आयनिक साइज़ आपने कंपेयर किया देखो ना, लगभग क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, सेम ट्रेंड चल रहा है, सेम ट्रेंड चल रहा है। तो सेम ट्रेंड की वजह से आपको ये याद रखना है। और सेम ट्रेंड क्यों चलता है? तो 4D में तो f ऑर्बिटल नहीं रहती, लेकिन 5D में क्या होता है? f ऑर्बिटल होती है। तो f ऑर्बिटल में पूरे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाने से वहाँ पे क्या होता है? f ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होती है। पुअर स्क्रीनर हुई तो इमीडिएट क्या होता है? तो हमें जो पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है उनकी जो साइज़ है वो 4D सीरीज़ के लगभग सेम आती है। तो उसी वजह से उसको केमिकल ट्विंस वगैरह कहा जाता है। हम और पढ़ेंगे। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है एज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है, क्योंकि वो पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर। यहाँ पे पिछला सेंटेंस क्या था? तो स्पेशली कंपेंसेट्स द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो एक्सपेक्टेड था एटॉमिक साइज इंक्रीज हो एज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वो नहीं होता। किस में नहीं होता? 5D में नहीं होता। 5D में नहीं होता, इसलिए उसको स्टडी कर लेना है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट द सेम रेडियाई। तो आपको ये एलिमेंट याद रखने हैं, जिरकोनियम एंड हाफ्नियम। देखो 160 एंड 159, यही लाइव लेक्चर को भी बताया था मैंने। तो इसको क्या बोलेंगे? केमिकल ट्विंस बोलेंगे। and have very similar physical and chemical properties which is more than that expected on the basis of usual family relationship। तो अगर हमने ग्रुप की फैमिली रिलेशनशिप अगर निकाली तो उसमें एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में घुस के उसका अगर हमने सब स्टडी किया तो आपको समझेगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर दैट इज ऑब्जर्व फॉर ordinary transition series that is attributed to the similar case। अब the imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbital, मतलब क्या? तो imperfect shielding होता है। imperfect shielding क्यों होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कम शील्डिंग दिखाता है, मतलब क्या? तो यहाँ पे 4f वाले जो होते हैं वो वेरी पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन से तो वो ज़्यादा पुअर होता है, डी इलेक्ट्रॉन भी पुअर होता है। सबसे अच्छा कौन? तो यहाँ पे याद रखना है स्क्रीनिंग का इफेक्ट। एस सबसे ज़्यादा अच्छा स्क्रीनर है, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो ये एफ और डी क्या हम जनरली केमिस्ट्री में कैसे समझते हैं इसको? पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो भी न्यूक्लियस से निकलेगा वो अच्छे से स्क्रीन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलॉन्ग द सीरीज, देर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4Fn ऑर्बिटल। तो उसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मैंने बार बार बोला है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है? तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इट्स अ कॉजेज एंड इट्स अ कॉन्सिक्वेंसेस। मैं उसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी तो डी ब्लॉक का चल रहा है तो अच्छे से देख लो। डिक्रीज इन ये पूरे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का पूरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो भी शेयर करूंगा मैं पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मतलब क्या दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो ये पैरा पढ़ रहा हूँ। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। देखो साइज तो घट रहा है, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एलिमेंट क्या होते जाएंगे? ज़्यादा 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 डेंसर होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है डेंसिटी इज़ व्हाट? मास पर यूनिट व्हाट? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है और मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये रेशो जो होगा डेंसिटी का वो क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो वही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलर कंटिन्यू करो।
टिटेनियम एंड कॉपर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी में बी नोटेड। तो डेंसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है वो भी नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये टेबल दिखा के कंफ्यूज नहीं करूँगा, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ है, ग्राफ से ही कन्फ्यूजन दूर करो, लेकिन ये सारे वैल्यूज़ अपने किसके लिए है, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो आपने भी एक रेगुलर ग्राफ बना लेना है उसके लिए। सपोज मैं अभी इसका ग्राफ बनाया एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, तो क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 300 रखना है, 400 रखना है, 500 रखना है, 600 रखना है, 700 रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 300 रखने से अच्छा क्या, यहाँ पे 100 रखो, 150 रखो, यहाँ पे 200, 250 लाइक दिस, 250, 300 लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट लेने के अपने अंदाजे से, और आपको पता लगेगा वो कैसे डॉट आ रहे हैं। मैंने थोड़े गलती से डॉट लिख दिए। अब देखो, पहले तो पहला डॉट किसके लिए रखोगे, स्कैंडियम के लिए। अब स्कैंडियम के लिए रखोगे तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन 326, तो 326 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 473, तो वो ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला कहाँ पे है, तो थर्ड वाला है 515 तो यहाँ पे आएगा। फिर 3797, तो 397 कहाँ आएगा, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। फिर 281, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर 416, तो यहाँ पे आएगा। फिर 425, तो उसके थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर 430, तो उसको थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर 390, फिर वो नीचे आएगा। फिर ये 126, तो वो सबसे नीचे आएगा। तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो और ऐसे उसको थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा अच्छा सा पर्टिकुलर लॉजिक होता था तो मैं अब तक आपको बता चुका होता था, लेकिन यहाँ पे सारे ट्रेंड कैसे है, तो सारे ट्रेंड एनोमैलस और एक्सेप्शन और सबसे भरा पड़ा है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, यहाँ पे जो भी है वो पढ़ लेना है, लेकिन चैप्टर के पढ़ाई कैसे करना है मैंने बता दिया था। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन, उसके आंसर्स, बस खत्म। डिलीटेड पोर्शन पे ध्यान दो, हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देखें। वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। अब ऑटोमाइजेशन की एंथैल्पी इतनी हायर क्यों होती है, तो सिंपल सी बात है, तो जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एटम उतने अच्छे से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन से हेल्ड होंगे। अगर स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग रिजल्ट होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग रिजल्ट होगा तो उन एटम्स को सेपरेट करने में उतनी ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, हीट लगेगी। उतनी ज़्यादा हीट लगेगी मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन उसका क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ही एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। ये इंटेक्स क्वेश्चन है। इन द सीरीज कैंडियम 21 टू जिंक 30 द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। अब ये 126 है सिर्फ किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल एटम्स को ये कैसे समझना है, एक मोल जिंक एटम लो, एक मोल जिंक लो, जिंक का रॉड एक मोल। अब एक मोल जिंक का रॉड मतलब उसका एटॉमिक मास जो होगा उतना मास ले लेने का, वो एक मोल होता है। उसको हीट करना है, आपको हीट करना है और जिंक के एटम सेपरेट करना है। तो उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, 126 किलो जूल अगर एनर्जी लोगे एक मोल जिंक के रॉड को, तो वो रॉड पूरा बट के किस में हाइपोथेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक सिर्फ अपने बेचारे जिंक की ही एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन लोएस्ट क्यों है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर लिखो। फिर मैंने बता दिया था सारा गेम किस पे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 4s2 है, 3d10 है। तो बताओ 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3d10 में पूरे 5 के 5 बॉक्सेस भरे पड़े होंगे। अगर भरे पड़े होंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, तो 0 आएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, तो वीक होगी। वीक होगी तो सेपरेट करना क्या होगा, तो सिंपल होगा, सेपरेट करना इजी होगा। तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होगी, तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बताओ ना, कम होगी, तो कम हो गई, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब व्हाट इज आयनाइजेशन, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट लो m, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सपोज m+ में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है
तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हेल्ड विथ न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर, तो हमें क्या लगेगा, तो एनर्जी लगेगी, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देयर इज इंक्रीज इन आयनाइजेशन, अब सिंपल सी बात है, अगर एटॉमिक साइज में डिक्रीज हो रहा है तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे एटम छोटा होते जाएगा उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा, तो न्यूक्लियस से वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो उसको रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अलॉन्ग द सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज with accompanies with the filling of inner d orbital, जहाँ पे क्या होता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये आपको ये बात समझी क्या, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सपोज कि ये एलिमेंट है, एक मिनट, सपोज कि ये एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका एटम है, तो ट्रांजिशन सीरीज का एटम। अब ये देखो, ये सपोज 24 का चल रहा है, 24 मतलब क्रोमियम का, तो क्रोमियम में क्या होगा, तो ये एटॉमिक पिक्चर में देखो, इनर ऑर्बिटल कौन सी होगी, डी होगी, और आउटर ऑर्बिटल कौन सी होगी, एस होगी। तो जैसे ही यहाँ पे आपको समझना है कि 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एस में होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन डी में होंगे, 3D में, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब आगे का देखो, आगे का क्या इशू है, तो जैसे 25 वाला एलिमेंट लेंगे हम, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन नंबर कितना हुआ, 25, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होता है, तो यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज के केस में तो वो एस में होता है, लेकिन आपको अगर समझना है कि मैग्नीज के बाद, मतलब अगर 25 से 26 गए, तो 26 मतलब एक प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ऐड होगा, यहाँ पे एस में 2 होंगे, इसमें 5 होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ऐड होगा, तो डी में ऐड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रेगुलरली कहाँ पे ऐड हो रहा है, डी में ऐड हो रहा है, और डी में ऐड होने से डी क्या होता है, पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। पुअर स्क्रीनर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो क्या करेगा, तो उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने से क्या होगा, तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ कम होती जाएगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सिंपल रिलेशन है, एटॉमिक साइज, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा उतनी एटॉमिक साइज़ क्या, कम, और एटॉमिक साइज़ जितनी ज़्यादा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, कम, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर रिलेशन ये मैथमेटिकल फॉर्म में समझना है तो। अब टेबल दिया है उन्होंने 8.2, जो अभी दिखाया बड़ा सा टेबल जिसमें मैंने ग्राफ बना के दिखाया था। तो वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दिया है, उसमें वैल्यूज शो दैट देयर इज सक्सेसिव एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डू नॉट इंक्रीज स्टीपली एज इन द केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, अच्छे से ट्रेंड मिल जाता है, और फिर ट्रेंड को हम लिख देते हैं अच्छे से, डिक्रीजेज इंक्रीजेज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हर एक एलिमेंट एक खुद का केमिस्ट्री लेके आता है, खुद का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पिक्यूलियर है, खुद के दिक्कतें पिक्यूलियर है, तो उसका जो ट्रेंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा वेरी होगा, ठीक है। अब वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द वेरिएशन अलॉन्ग विद द पीरियड ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ रहे होते तो अच्छे से ट्रेंड समझ जाता, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, ऐसा ही उनका मानना है और मेरा भी कहना है, मतलब ये सही है, ठीक है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, पर मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर अलॉन्ग द सीरीज। तो मैग्नीट्यूड जो इंक्रीज और डिक्रीज का है वो ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे हम हायर द सीरीज जाते हैं। मतलब क्या, तो हम सक्सेसिव एलिमेंट की सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। द इरेगुलर ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल ऑफ 3D सीरीज डू लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस, उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन कैन बी अकाउंटेड फॉर कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे पहला,
तो कहाँ से निकालेंगे? तो 4s से निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे तो अगर 4s में दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वहीं से निकालेंगे। अगर 4s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 3d से जाएगा। अगर 4s में दो इलेक्ट्रॉन है तो पहला दूसरा 4s से जाएगा, फिर तीसरा कहाँ से जाएगा? 3d से जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त क्या 4s से पहले, फिर क्या अपने 3d से निकालते हैं। अब यू हैव लर्नड दैट डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स आयंस, ठीक है, तो आयंस बनाते हैं। तो ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात मैंने पहले ही बता दी थी कि 4s के इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं देन व्हाट 3d के इलेक्ट्रॉन एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स ऑफ इनर सबशेल। जैसे ही स्कैंडियम से जिंक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे होता है? ऐड तो 3d में होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। ऐड तो 3d में होता है, लेकिन निकालते वक्त कहाँ से निकालना होता है? 4s से निकालना होता है। तो 3d ऑर्बिटल, देन दिस 3d इलेक्ट्रॉन शील्ड द 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज somewhat more effectively than the outer shell electron can shield one another। मतलब क्या? तो 3d इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड इतना मतलब इफेक्टिवली करते हैं। सॉरी, इसको बताते हो कैसे बताना है। थ्री डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, देन 4s के इलेक्ट्रॉन 4s को शील्ड करेंगे। मतलब क्या? अगर 4s में दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को इतना अच्छा से शील्ड नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज नहीं अड़ाएंगे। लेकिन 3d में है और 4s में है तो 3d वाले 4s को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेस रैपिडली, हेंस द आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस ओनली स्लाइटली अलोंग द 3d सीरीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है स्लाइटली अलोंग द 3d सीरीज, ठीक है। अब डाउटेबली the doubly or more higher charged ions have dn configuration with no 4s इलेक्ट्रॉन। अगर dn कॉन्फ़िगरेशन है और 4s इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होता है? तो ये जो फिनोमेनन होता है वो मोर इम्पैक्टेबल होता है, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जनरल ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases because the 1d electron does not shield other d electron from the influence of nuclear charge because d electrons differ in the direction. However, the trend in steady increase in second and third ionization enthalpy breaks the formation of Mn2 plus and Fe3 plus respectively. अब Mn2 plus और Fe3 plus के फॉर्मेशन को दिक्कत होता है। अब ये हम फॉर्मेशन करके देखेंगे विद एटॉमिक नंबर, तो ये पे सिर्फ पढ़ लो। आयंस विथ D5 कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर ब्रेक्स ऑकर एट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन लेटर ट्रांजिशन सीरीज। तो अलग ट्रांजिशन सीरीज में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Dn आयन इज एज फॉलोज। फर्स्ट द थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू को क्या तीन टर्म्स रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से अट्रैक्टेड है। उसके बाद रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज एनर्जी, ये तीनों को नोट कर लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ये तीन फैक्टर, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली व्हाट? स्टेबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी ये होता है कि सपोज कि आपके पास 5 ऑर्बिटल है और पाँचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने में जा सकता है? तो 4 ऑर्बिटल के साथ एक्सचेंज हो सकता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल के साथ एक्सचेंज हो सकता है? तो 3 ऑर्बिटल के साथ। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल के साथ? तो 2 ऑर्बिटल के साथ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने के साथ? तो 1 के साथ। और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किसके साथ? तो 0 के साथ। मतलब ये क्या 4 3 2 1, मतलब क्या हुआ?
चार चार 8 9 10 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। कहाँ पे 10 एक्सचेंज पॉसिबल है? तो D5 के केस में 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो वो एक्सचेंज एनर्जी भी आपको याद रखनी है। तो ये एक्सचेंज करके क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। तो एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये जो है ना, वही मैंने बताया अभी यहाँ पर। अब several electrons occupy the set of degenerate orbital. The lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital with a parallel spin, Hund's rule. The loss of exchange energy increases the stability. Loss of exchange energy increases the stability. As the stability increases, ionization becomes what? More difficult. Hence there is no loss of exchange energy in D6 configuration. मतलब D6 है तो उसको कितना होना है लॉस करके? D5 होना है। तो ये इजीली हो जाएगा। तो देखो Mn प्लस है जिसका क्या है 4s 3d5 4s1, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम प्लस से कंपेयर करो, उसका क्या है D5। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M प्लस इज लोअर देन Cr प्लस, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो मैग्नीज को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो वो लॉस कहाँ से करेगा? 4s से करेगा। 3d5 के तो 5 इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे, लेकिन Cr प्लस को लॉस करना है तो उसको D5 कॉन्फ़िगरेशन तोड़ना पड़ेगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल क्यों है? तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। अब यहाँ पे Fe2 प्लस हैज़ D6 कॉन्फ़िगरेशन एंड Mn2 प्लस, Fe2 प्लस का क्या है? D6, Mn2 प्लस का क्या है? 3d5। तो यहाँ पे देखो समझ लो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा? तो Mn2 प्लस का। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2 प्लस इज लोअर देन व्हाट? Mn2 प्लस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन दैट व्हाट? Mn। अगर थर्ड की बात करें मतलब क्या? Mn3 प्लस को कंपेयर करना है Fe3 प्लस के साथ, तो यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe की क्या होगी? कम होगी देन व्हाट? Mn की। अब थर्ड क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके, देखो ना। तो थर्ड लॉस करना, इसके लिए बात करें, थर्ड लॉस करना Mn को क्या होगा? मुश्किल होगा। देन व्हाट? Fe को क्या होगा? सिंपल होगा, क्योंकि Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6 है। तो D6 से एक लॉस करके क्या बनेगा? D5 बनेगा। वही यहाँ पे बताया था, इसको फिर से देख लो अच्छे से, ठीक है। लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट? 2 प्लस। तो 2 प्लस जो है वो लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसकी? 3D की। 3D की बात करेंगे मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखे गैसियस एटम्स, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ व्हाट? एटमाइजेशन। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विच shows usually higher values for chromium and copper, where the M plus ion have what? D5 and D10 configuration. अब क्रोमियम का जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसको तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि D5 स्टेबल है, और कॉपर का जो है वो D10 है, वो उसको भी तोड़ना स्टेबल है, मतलब तोड़ना मुश्किल होगा तो स्टेबल है। तो यहाँ पे D5 और D10 स्टेबल होता है। वैल्यूज़ ऑफ जिंक करस्पॉन्डिंगली लो एज द आयनाइजेशन causes the removal of 1s electron which result in formation of stable D10 configuration. The trend of third ionization enthalpy is not complicated by 4s orbital. तो 4s ऑर्बिटल के ऑलरेडी उड़ चुके होते हैं, कहाँ पे? तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करते वक्त, तो ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन जनरल द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ क्वाइट हाई, क्योंकि देखो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो एटॉमिक साइज बहुत कम हो जाता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही अट्रैक्ट करने लगता है किसको? तो इलेक्ट्रॉन्स को। अगर अट्रैक्ट करने लगता है तो उसको निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। As the higher values of third ionization enthalpies of copper, nickel and zinc indicates why it is what difficult to obtain oxidation state greater than the two of these two for this element. तो 2 निकालने के बाद तो वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? संत बन जाते हैं। कैसे संत बन जाते हैं? देखो जिंक से 2 निकालो मतलब क्या? 4s2 3d10। अब 2 निकाले तो 2 कहाँ से निकालेंगे? 4s2 से। अब 3d10 से निकाल के दिखाओ, अरे मुश्किल होगा ना भाई। तो थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनके लिए बहुत क्या होता है? ग्रेटर वैल्यू होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स सम गाइडेंस कंसर्निंग द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट एमनेबल टू स्टडी टू रेडी जनरलाइजेशन. तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसका जनरलाइजेशन कभी हो नहीं सकता। हर एक केस डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए तो सर ने उनका एक्सपीरियंस यूज़ करके बोला है कि
कि बच्चों इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करो। समझ गए बात को? ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम उसका क्या कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कवर करने के बाद हम डी एलिमेंट को मतलब नहीं क्या अगले लेक्चर में थोड़ा और कर लेंगे। आपने अभी क्या करना है, मैंने वीडियो जितने स्लोली वीडियो डाल रहा हूँ, डी ब्लॉक का वीडियो अभी डाल के एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ होगा, चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, तो जितने पन्ने उस वीडियो में दिए थे उतने पन्ने पढ़ो, अब जितने पन्ने इस वीडियो में बताए उतने पढ़ो, आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से उसको जनरलाइज कर लेंगे बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी। तो यू डोंट वरी, बट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, पढ़ो, ख़त्म करो।